जैसे कि हम लोग मगध साम्राज्य शुरू किए थे और मगध साम्राज्य में हम लोग लगभग अजात शत्रु तक पढ़ चुके हैं। और आज उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे, आगे उसी वंश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए उसको जो जैसे देखिए हम लोग रिवीजन पहले रिवाइज कर लेते जो पहले हम पढ़े हैं। जैसे देखिए हम लोग मगध साम्राज्य शुरू किए थे, सबसे पहले देखे थे महाभारत और पुराणों के अनुसार। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था बृहदत्त वंश था, ठीक। और जरासंध बृहदत्त वंश के क्या थे, एक प्रतापी राजा थे। और बृहदत्त वंश का अंतिम राजा का नाम रिपुंजय था। यहाँ तक देख लिए। जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश को माना जाता है। मगध का पहला वंश हर्यक वंश को माना जाता है। देखे तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। इस श्रेणिक का अर्थ होता है अस्थायी सेना रखने वाला। और बिंबिसार का एक पुत्र अजातशत्रु था। बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने अपने गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पे। और अजातशत्रु पढ़ लेते, बीच में चर्चा आया था आम्रपाली का। आम्रपाली का ही पुत्र जीवक था, यानी बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र जीवक था। यहाँ तक हम लोग कल देख चुके हैं। उसी को आज हम देखेंगे अजातशत्रु के बाद उदयन को। उदयन जो है मगध साम्राज्य का, ये जो उदयन जो है अजातशत्रु का ही पुत्र था। इसने भी क्या, अजातशत्रु की हत्या कर अजातशत्रु की हत्या कर भी अपने गद्दी पर बैठ। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार को मार दिया, उसी तरीके से यह उदयन भी क्या किया, अपने बाप को हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठता है। देख लेते इसके बारे में। उदयन के बारे में कहा था, इसका जो टाइम पीरियड है 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक। कहीं कहीं आपको 445 भी रहेगा, ठीक। सबसे प्रमुख घटना जो होता है, यह क्या करता है, गंगा और सोन के संगम पर, गंगा नदी और सोन नदी के संगम एक किला बनवाता है, एक किला का निर्माण करता है जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था, जो अभी पटना है। इसी का स्थापना उदयन ने किया था। और उदयन ने मगध की राजधानी को गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र कर दिया। इससे पहले राजधानी कहाँ था, राजगिरी था। जैसे ही उदयन अपना राज संभालता है, वैसे ही अपना राजधानी पाटलिपुत्र कर लेता है। और आगे बढ़ते हैं तो बता ही देंगे, उदयन ने अपने पिता की हत्या कर, अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। जस्ट इसके बाद देखते हैं नागदशक। देखते हैं नागदशक, इसका जो टाइम पीरियड है 412 ईस्वी से लेकर 344 बीसी तक। नागदशक के बारे में कहा था, यह हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था। यह हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था नागदशक। कहा जाता है नागदशक की जो हत्या है काशी के प्रतिपाल शिशुनाग ने कर दिया था। यानी काशी, मगध के अंदर काशी आता था, वहां कंट्रोल था। तो मगध के क्या किया, काशी का प्रतिपाल नागदशक काम सफाया कर दिया। जैसे ही काम सफाया किया तो ये अंतिम राजा हुआ। इसके बाद वो अपना क्या करता है, अलग वंश स्थापित करता है, जिस वंश को हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश के नाम से। यहां तक हम लोग जो देखे, हर एक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार और अंतिम राजा नागदशक था। तो नागदशक का बैंड बजा दिया शिशुनाग, मतलब काम तमाम कर दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, इसने क्या किया, पाटलिपुत्रा के स्थान पर अपना राजधानी वैशाली लेकर चला गया। अब देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे राजगिरी से पाटलिपुत्र आया, ठीक ना। और पाटलिपुत्र जैसे ही वंश चेंज होता है, शिशुनाग वंश आता है तो अपनी राजधानी उठा कर लेके चला जाता है कहाँ, वैशाली लेके चला जाता है।
और ये वत्स और अवंती, वत्स और अवंती को मगध में मिला लेता है। इंपॉर्टेंट काम करता है शिशुनाग, क्या करता है, अब वत्स और अवंती के राजा को हराकर मगध में साम्राज्य मिला लिया क्या, और ये मगध का और विस्तार कर लिया। ठीक, ये होगा शिशुनाग वंश के बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे देखते शिशुनाग वंश, जैसे इसका टाइम खत्म होता है, शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग किसी कारणवश मृत्यु हो जाता होगा, उसके बाद इसका पुत्र शिशुनाग का पुत्र कौन, कलाशोक। कलाशोक हम लोग काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। कलाशोक को काकवर्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है कलाशोक या काकवर्ण। ये जो टाइम पीरियड है 394 से लेकर 366 बीसी तक ही रहते हैं। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कलाशोक क्या बनता, राजा बनता मगध का। देखिए पुराणों में कलाशोक या काकवर्ण, काकवर्ण जो नाम लिया गया है पुराणों के अनुसार, कलाशोक को क्या बोला जाता है, काकवर्ण बोलते। ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। आंसर आएगा कलाशोक को काकवर्ण से, क से कला, क से काकवर्ण। ठीक ना, याद रखिएगा। कलाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर ले। जैसे शिशुनाग आया, शिशुनाग क्या अपनी राजधानी वैशाली लेके गया। जैसे इसका टाइम खत्म हुआ, इसका बेटा आता है कौन, कलाशोक। ये क्या अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र लेकर चला आता है। ठीक, उसका देखिए कलाशोक का बैंड फिर कौन बजाता है, महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या करता है, कलाशोक का काम तमाम कर देता है, फिनिश। ठीक ना, लगभग 366 बीसी में महापद्म नंद क्या करता है, कलाशोक का खात्मा कर देता है। नागवंश का जो अंतिम शासक संभवतः था नंदीवर्धन था। नागवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। सोना वही अरे, नागवंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। तो कहीं कहीं बताया जाता है, कहीं किसी किसी पुस्तक में लिखा जाता है महाबोधि वंश के अनुसार कलाशोक के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र ने मिलकर लगभग 22 वर्षों तक क्या करता है, युद्ध करता है। इतनी बातों हमको जानकारी है। जैसे आप देखे होंगे हिंदी के बारे में बहुत ज्यादा हेट हो रहा है, जैसे साउथ वाले क्या करे, हिंदी के पोस्टर को जला रहे हैं। कुछ ऐसा समाधान लाओ यार, पूरे भारत में सब कुछ कॉमन हो। हम जैसे नॉर्थ वाला जाता है साउथ में, भाषा का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। ऐसा कोई लाया जाए कि जो जहाँ सबका, से तेलुगु बोला जाता है, तेलुगु बहुत पुराना भाषा है, सब भाषा का सम्मान करना चाहिए। साथ साथ हमारी हिंदी को भी सम्मान करना, जैसा नहीं कि हिंदी को हम जला देंगे, साउथ वाले जला रहे जिस तरह से, नहीं, हिंदी को भी सम्मान, हमारे भारत की सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए। देखिए ये जो जला रहा है, क्या कर रहा है, हिंदी भाषा को जलाया जा रहा है। इतना भी नफरत अच्छा नहीं है हिंदी भाषा के खिलाफ। ठीक ना, फिर सभी का भाषा अपना अपना क्या प्रिय होता है। आप भी अपनी भाषा से प्रेम कीजिए, हम भी अपनी भाषा से प्रेम करेंगे। कुछ कॉमन ऐसे बनाए ताकि कहीं भी भारत में क्या हो, कॉमन हो। चलिए आप लोग का रात आप ये समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।